सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। होप हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और अगर अच्छे लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम देखने चाहेंगे कि इंडिया का 2026 ईयर कैसा हो सकता है। आप सबको पता है कि 2025 जो ईयर था वो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। उसके काफ़ी फैक्टर्स थे, जैसे कि फर्स्ट एंड द मेन थिंग टैरिफ वॉर, जो ट्रंप ने यूएसए ने इंडिया के साथ टैरिफ वॉर लगा के रखा था। सेकंड मेन थिंग इज ग्लोबल टेंशंस, ग्लोबल में इतने सारे वॉर चल रहे थे, रशिया यूक्रेन एंड ऑल द थिंग्स, वो मेन रीज़न था। द थर्ड मेन रीज़न इज इंडिया का रूपी जो है 2026-25 में काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो स्ट्रेंथ है हम घुमा रहे हैं। इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, एफआईआई से, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अगर ये सभी चीज़ जो थी उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो निफ्टी था वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है 2025 ईयर में। बट क्या ये चैलेंजिंग ईयर को हमने पास तो कर दिया, बट 2026 भी ऐसा ही रहेगा या इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको दिख रहा है? इस 2025 में जो छोटे छोटे बड़े बड़े स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इंडियन इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इससे क्या क्या फ़र्क आ सकता है, ये सभी चीज़ मैंने आज के वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द मेन थिंग इज व्हाट आर द क्वार्टरली ग्रोथ स्पाइक, मतलब क्या है, अभी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जीडीपी का जो ग्रोथ आया है वो 8.2% से हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, विच इज़ नॉट अ बैड नंबर। बैड नहीं, बहुत ही अच्छा नंबर है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो इतना फास्ट अच्छी तरह से ग्रो कर रही हो, सभी चीज़ बैलेंस्ड है। बट द मेन थिंग इज क्या है, थर्ड थिंग इज इन्वेस्टमेंट प्लेज। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ है कि जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हो गए, अभी आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड की इंडिया के साथ ट्रेड डील हो गई है। ये सब चीज़ क्या है, बाहर के कंट्रीज़ वाले लोग जो है इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पूरा जो 2025 ईयर में जो गवर्नमेंट ने डील्स क्लोज की है वो है $100 बिलियन, इतने रुपीज़ की। मतलब क्या हो जाएगी, बाहर के लोग EFTA, मतलब यहाँ पे अग्रीमेंट, यहाँ पे लिख के अग्रीमेंट लिख चुके हैं कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन अपकमिंग ईयर्स इंडिया में भी बाकी है। द नेक्स्ट थिंग इज, आप ये वाला चार्ट देखिए। अब मेन थिंग क्या है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2026 में है, यहाँ पे तीन चीज़ हो सकती है, डाइवर्जिंग फॉरकास्ट है और अपसाइड पोटेंशियल है। अब मेन चीज़ क्या है, अपसाइड में ऊपर जाएगा तो मेन चीज़ क्यों होगा, कैसे ऊपर जाएगा, कुछ स्टॉक को पता होना चाहिए कि ऊपर कैसे जाएगा। तो देखिए, आप सबको पता होगा 2025 ईयर जो था वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि GST में जो रेट कट्स दिए, मतलब GST जो था 28% से उसे रिड्यूस करके 18% कर दिया, 20% था उसका 12% कर दिया, 12% का 5% कर दिया। मतलब अभी 2 स्लैब ही रहे, काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है प्राइस रिडक्शन के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, मतलब सपोज ले रहे हो कि आज मैं टायर लेने गया, टायर मुझे डलवाना था, वो 28% GST था, वो भी पहले 1500 का था, बट अभी मुझे कितना में मिला, 1300 में। मतलब क्या होगा कि जो इंडिया के लोग होंगे उसको अगर कम प्राइसेस में चीज़ मिलेगी वही, तो वो क्या होगा, ज़्यादा बाइंग पावर हो जाएगा। बाइंग पावर से क्या होगा, कंजम्पशन में बूस्ट होगा। इससे इनडायरेक्टली फायदा किसको होगा, इंडियन इकोनॉमी को। अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो की तो इंडिया का स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट सब भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये सब चीज़ हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। अब मेन थिंग क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए जो हमारे RBI के गवर्नर है उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। व्हाट आर द मेन स्टेप्स कवर्ड बाय द 2025 ईयर था, उसमें टोटल 4 to 5 रेट कट्स किए, 125 बेसिस पॉइंट के रेट कट किए RBI ने टू बूस्ट द लिक्विडिटी। और अभी आपको पता होगा लास्ट वीक एक बयान आया था RBI के गवर्नर ने कि अगर सिस्टम में और लिक्विडिटी डालनी पड़ी तो हम और डालेंगे, 2 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी का प्लान हमने अभी रेडी करके बैठे। मतलब RBI क्या चाहती है कि मैक्सिमम लिक्विडिटी हो मार्केट में, वो लोग पैसे डाल रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। इससे क्या है, हमारा इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और हम डॉलर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारी। अब डाउन साइड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, क्या 2025 में जो चीज़ हुई बराबर, तो 2026 में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, अगर हो गए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यही चीज़ जो 2025 में हुई 26 में भी वही होगी। अब मुझे ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो एक जो चीज़ है मेन है एक्सटर्नल शॉक्स। एक्सटर्नल शॉक्स मतलब क्या, कल अभी तक इंडिया और US की ट्रेड डील नहीं हुई। अगर ट्रेड डील अगर हो गई और US ने बोल दिया कि फिर से 150% टैरिफ ऑन इंडिया, 200% टैरिफ ऑन इंडिया, ये एक बड़ा शॉक हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, मार्केट जो हो गए उनको जो ट्रेड डील है उससे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है जो अभी तक हुई नहीं है, जो मार्केट अंडर परफॉर्म किया। मेन रीज़न कि इतना टाइम ले रहा है ट्रेड डील को, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। बट अब नेक्स्ट थिंग मेन क्या है, ट्रेड डील पर ही पूरी दुनिया की नजर रहेगी। द सेकंड थिंग इज FIIs कब सेलिंग करना बंद करेंगे। FIIs ने जब सेलिंग करना बंद किया तभी क्या हो जाएगा, हमें बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, जिससे सेलिंग कम हो जाएगी, सेलिंग बंद हो जाएगी और बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड द थर्ड मेन थिंग इज ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इससे क्या हो सकता है, मतलब एक तो टैरिफ वॉर हो गया, एक हो गया कहीं पे रशिया यूक्रेन जैसी और कंट्रीज वॉर करने लग गई, तो इससे क्या है, पूरे वर्ल्ड को ही लॉस है। किसी 1-2 कंट्रीज भले ही अभी फाइट कर रही है, बट मेन लॉस किसको है, पूरे वर्ल्ड को लॉस हो जाएगा। अब सेकंड स्लाइड पे आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन द सेल्फ सस्टेनिंग इंजन, यही चीज़ मैं आपको समझाने चाह रहा था कि ये चीज़ होती क्या है। आप ये पूरे चार्ट को देखिए, हमने अच्छे से ऐसे समझाया आपको
मेन थिंग क्या होती है कि कोई भी इकोनॉमी के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एक तो क्या होता है, रूरल कैश फ्लो, गुड हार्वेस्ट। अगर अच्छी खासी फसल हुई है, अच्छी खासी गांव में फसल हुई है, तो ये इससे फायदा किसको होगा, तो क्या इसको होगा, फार्मर्स को होगा। अब फार्मर्स के पास पैसे अच्छे आ गए तो वो क्या करेंगे, हाँ भाई मेरे पास जो 30,000 आ रहे थे वो 50,000 आ गए, क्यों, क्योंकि मेरी फसल अच्छी हुई है। फसल अच्छी हुई है तो उससे क्या करेगा, वो बूस्ट करेगा, उसको 50,000 मिले, भले 20,000 मिलने वाले थे उसको 50,000 मिले, तो वो क्या करेगा, अब वो स्पेंड भी करेगा, मेरे उसके लिए कपड़े लाएगा, उसके लिए खाना अच्छा बाय करेगा। ये सब कहाँ पे आएगा, मार्केट में उसका पैसा आएगा। इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ रही है मार्केट में। अगर फसल अच्छी हुई तो इनडायरेक्टली फायदा किसको है, मार्केट को ही है। द सेकंड थिंग इज फेस्टिवल सीजन्स स्पेंडिंग, मतलब दिवाली आती है, होली आती है, नवरात्रि आती है, ये सब चीज़ क्या होती है हमारे पास, मतलब फेस्टिवल सीजन, जितना लोग फेस्टिवल्स में ज़्यादा घर पे पैसे सबके पास है, भले ही कोई कुछ भी बोले, बट मेन चीज़ क्या होती है, बाहर लाना, मतलब पैसे से कुछ खरीदना। इंडियंस क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा शॉपिंग किस पे करते हैं, फेस्टिवल सीजन्स में। ये करेंगे तो क्या, मार्केट में उनका जो घर का पैसा है जो अभी पड़ा हुआ है वो मार्केट में आएगा, उससे क्या हो जाएगा, मार्केट में और जो रोटेशन है वो बढ़ता जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन, चीज़ें बिकना ज़्यादा चालू हो जाएगी, और इससे जो डोमेस्टिक सेक्टर की फैक्ट्रीज है ये सब है, उससे क्या हो जाएगा, ग्रोथ बढ़ेगा। ग्रोथ बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को ही फायदा है। ओके, फिर मेन थिंग क्या है, गवर्नमेंट ने और अच्छी पॉलिसी बना दी, चलो और टैक्स रिलीफ ला दिया, इन्वेस्टमेंट पर और सिंपल टर्म्स में ला दिया, टैक्स जो है वो रिडक्शन कर दिए, तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगी, ये सब कॉन्ट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, 50% ऑफ द जीडीपी। मेन थिंग यही होता है, अगर फसल अच्छी हुई, अगर हमने फेस्टिवल सीजन पे काफ़ी अच्छा खर्चा किया। सेकंड थिंग इज डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई है, मतलब ये सभी सस्टेनेबल हो रहा है, लोग ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली डोमेस्टिक ग्रोथ इंजन बढ़ेगा और इससे इंडिया का ही फायदा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट साइकिल। ये मेन चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए जो फर्स्ट मतलब मैंने बनाया हुआ है उसमें क्या समझना है, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग। जो गवर्नमेंट है वो स्पेंडिंग किस पे करेगी, मेन चीज़ तो हमें यही देखना है कि गवर्नमेंट के पास भले इतना सारा पैसा आ रहा है जीएसटी से, बट गवर्नमेंट स्पेंड तो करनी चाहिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये जो बजट आएगा अभी इस साल का 2026 का, तो उसमें देखना है कि शार्प इंक्रीज किस में हो रहा है, बजट्स में। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही है तो क्या गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है, वो स्पेंड करने को ज़्यादा तैयार है। रोड्स और रेलवेज जो है मेन फोकस गवर्नमेंट, जो ये अभी करंट गवर्नमेंट का उसका मेन फोकस यही रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भूल जाइए कि थोड़ी बहुत करप्शन तो है ही, थोड़ी बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही करप्शन है हमारे कंट्री में, बट नेग्लेक्टिंग दैट क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और वो सब आ रहा है, क्या पता है इंडिया एआई के ज़माने में खुद को एलिवेट करे, खुद को ग्रो करे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और पब्लिक वर्क मतलब क्या है, जो आपको मतलब कोई भी काम गवर्नमेंट कराना चाह रहा है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा फ्लैश नहीं होनी चाहिए। सिंपल चीज़ में जितना होगा इजीली उतना क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। सेकंड थिंग इज क्राउडिंग इन प्राइवेट कैपेक्स। मतलब क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट अच्छी हुई, गवर्नमेंट मतलब क्या डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, तो क्या है कंपनीज जो इंडिया में है उसको ही फायदा है। उससे क्या हो जाएगा, पैसे ज़्यादा जो इंडियन कंपनीज है जैसे कि TCS है, इन्फोसिस है, उनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आ गई। जो Q1, Q2, Q3, Q4 जो अर्निंग्स होती है वो अगर अच्छी आ गई तो क्या हो जाएगा, हेल्दी बैलेंस शीट होगी, जिससे क्या हो जाएगा, बैंक की जो लोन्स है वो अच्छे से रीपे हो जाएगी। और बैंक की लोन जो अच्छे से रीपे होगी तो लिक्विडिटी जो है, जो पैसा घूम रहा है वो अच्छे से घूमता रहेगा और वही पैसा क्या करेगा, मार्केट में फिर से आएगा। PLI स्कीम्स जो है, मतलब गवर्नमेंट्स काफ़ी सपोर्ट्स कर रही है इंडिया के स्टार्टअप्स को। PLI स्कीम्स अभी आ रहे हैं कि नए नए स्टार्टअप्स लाओ, हम मुद्रा लोन्स वो सबके लिए रेडी है। ये सब जितना बढ़ेगा इतना क्या होगा, नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, इंडिया में का ग्रोथ इनडायरेक्टली बढ़ने ही वाला है। थर्ड थिंग इज ब्रॉडनिंग इन्वेस्टमेंट साइकिल। अब मेन थिंग क्या है, स्टील, सीमेंट, मशीनरी। यही चीज़ है जो प्रोडक्टिविटी अगर 7% से भी ज़्यादा अगर ग्रोथ हुई तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट मेन पॉइंट पे आता हूँ, बैलेंस 3 पिलर्स एक्सपांशन। ओके, तो 3 पिलर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। मेन थिंग मैंने आपको क्यों बताया कि एग्रीकल्चर एंड अलाइंड एक्टिविटीज़। मतलब क्या है, रबी क्रॉप्स अगर अच्छा हुआ तो इससे इनडायरेक्टली फायदा किसको है, मतलब फार्मर को है। फार्मर क्या करेगा, लिक्विडिटी लाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा है तो वो मार्केट में खर्च करने आएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो अदर एक्टिविटीज़ वो जो करेगा वो यहाँ पे स्पेंड करेगा, कपड़े लेगा, ये करेगा, उससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। और स्ट्रॉन्ग रूरल इनकम बेस, इनकम भले ही कोई कुछ भी करे बट स्ट्रॉन्ग अगर रूरल इनकम जो होगी, इंडिया में मोस्ट ऑफ द परसेंट लोग है वो क्या है, फार्मर्स है। तो फार्मर्स के पास जितना पैसा ज़्यादा आएगा वो लोग उतना ही इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करेंगे ग्रो करने में। द सेकंड थिंग इज, सेकंड पिलर कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। अकेला खेती मतलब अकेला फार्मिंग से घर नहीं चलता है। अगर आपको नंबर 1 कंपनी बनना है तो बड़े बड़े अर्निंग्स दिखाने पड़ेंगे, वो अर्निंग्स अकेली फार्मिंग से नहीं आएंगे। फार्मिंग तो 100% किसके पास जा रही है, वो फार्मर्स के पास जा रही है, उसका कोई भी टैक्स नहीं है। बट द मेन थिंग इज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। PLI स्कीम्स जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में हम हमारा अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर देंगे, इंपोर्ट्स को डिक्रीज करके, तो ये क्या हो सकता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिमांड इंक्रीज करेगी और जिससे इंडिया का फायदा होगा। द थर्ड थिंग इज सर्विस सेक्टर। मतलब एक तो है ट्रैवल सेक्टर। अगर इंडियंस में अच्छा ट्रैवल सिविक सेंस, अगर भले ही वो तो सुधरने वाली नहीं है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी नहीं पता है,
बट मेन थिंग क्या है, अगर ट्रैवल सेक्टर इंडिया में बढ़ा तो इससे इनडायरेक्टली फायदा यहाँ के लोगों को ही होगा। भले ये लोग समझ नहीं रहे, अगर बाहर के कोई लोग आ रहे हैं उसे परेशान कर रहे हैं, उसे अच्छी से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो वो ट्रैवलिंग क्यों करेंगे इंडिया में। तो मेन थिंग क्या है, हमें ट्रैवल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो बाहर का जो डॉलर है वो इंडिया में सर्कुलेट करना हो। डॉलर के मतलब वो 60 रुपये लेकर, वो $1 लेकर के आएगा, उसको क्या लगेगा, मेरा तो ₹1 ही जा रहा है, बट यहाँ पे कितने पैसे मिल रहे हैं हमें, 90 रुपीज़। मतलब डॉलर अगर कन्वर्ट हुआ इंडियन रुपीज़ में और यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो इनडायरेक्टली फायदा किसको है, हमें ही है। IT एंड फिनटेक एक्सेलरेशन, जो AI का जो भी बूम चल रहा है, अगर इंडिया में काफ़ी अच्छी कंपनीज आ गई, जो स्टार्टअप्स आ गए, जो AI से खुद को मतलब एलिवेट कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, जो बूम कर रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे अर्निंग्स आने लगे, AI ने नई नई टेक्नोलॉजीज जो इंप्रूव करने लगी, तो ये क्या है, बेनिफिशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये क्या है, मेन तीनों जो है वो पिलर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। रोबस्ट ग्रोथ अगर 2026 में चाहिए तो हमें मेन फोकस किस पे करना पड़ेगा, ये 3 सेक्टर पे। टैक्सेस कम रखने हैं, इंडिया के रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये तीनों पिलर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। अब थर्ड थिंग है इम्पैक्ट ऑफ GST एंड टैक्स रिफॉर्म। आप सबको पता है 2025 ईयर में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, टैक्स रिफॉर्म्स, GST कट दिया था। अब इसमें फ़र्क क्या है, आप देखते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड कंप्लायंस एफिशिएंसी, मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूस इंटरस्टेट चेक पोल डिवाइस, मतलब E-इनवॉइस रेट रेशनलाइजेशन और इंप्रूव कंप्लाइंट बैलेंस एंड टैक्स पेशन। मैं चीज़ यही समझाना चाहता हूँ। तो मेन चीज़ क्या हो जाएगी आपको कि लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है वो आपको अगर कम होने लगा तो ये भी फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। GST का अगर कम होने लगा तो 28% बर्डन था वो भी 12% हो गया, 5% हो गया, तो इससे क्या फायदा नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। फिशियल पॉलिसी एंड बिजनेस कॉस्ट, मेन थिंग क्या है, इंडिया में एक मेन चीज़ यही है, यहाँ पे टैक्सेशन इतना ज़्यादा है कि लोग बिजनेस करने से डर रहे हैं। बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही है, हर चीज़ पे हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के रखा है। अगर काफ़ी हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इतना खराब टैक्सेशन है, हाँ है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं अग्री करता हूँ कि इंडिया का जो टैक्स रिफॉर्म जो बना रहा है वो सबसे वर्स्ट है। अगर उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया हमने 2026 में तो बाहर के लोग इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो गए और इससे ही इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे अगर टैक्स आप कम करोगे तो लोग अट्रैक्ट ज़्यादा हो गए और इससे रोबस्ट मतलब किसको बूम मिलेगा, हमारी इकोनॉमी को। इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड फ्यूचर ग्रोथ, सेम थिंग मैंने जो समझाई, एनहांस्ड कॉम्पिटिटिवनेस एंड फॉर्मलाइजेशन। जितनी हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब जो अगर इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्लोथ बन रहा है, उसकी क्वालिटी अगर इतनी अच्छी है तो कॉम्पिटिशन जो है वो हमारी कहाँ पर तक होगी, अच्छे लेवल पे। यहाँ के जो मतलब क्वालिटी है अगर इतनी अच्छी नहीं हुई है तो कोई इसे एक्सपेक्ट करने का ही नहीं करेगा। ओके, तो मेन थिंग इज क्या है, इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन से क्या हो जाएगा, ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली बढ़ेगी। ओके, द थर्ड थिंग इज स्ट्रेटेजिक फिशियल पॉलिसी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इन द एंड एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। शिफ्ट इन पब्लिक स्पेंडिंग कंजम्पशन, मैंने आपको समझाया पहले क्या था, सब्सिडीज दे रहे थे। मैं आपको बताऊं कि अगर सब्सिडीज देनी हो तो अच्छी चीज़ में दीजिए। गवर्नमेंट को ये फोकस करना चाहिए कि सब्सिडीज दो, किसमें दो, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो उसमें सब्सिडी दो। करंट फोकस क्या है, हमारा कैपेक्स बढ़ाना है। तो अगर आपने खामा का फ्रीबीज बढ़ा दी, उसमें सब्सिडीज दे दी, तो उसका इंडिया का ग्रोथ रुक रही है। इंडिया का मेन बर्डन एक ही है अभी, क्या है, फ्रीबीज। जो यहाँ की सारी गवर्नमेंट पार्टीज़ है वो और यहाँ की पब्लिक, वो सबको एक खराब आदत लग चुकी है फ्रीबीज की। फ्रीबीज जितना बढ़ेगा उससे जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का पैसा जहाँ पे स्पेंड होना चाहिए, एजुकेशन में स्पेंड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंड होना चाहिए, वो कहाँ पे जा रहा है, फ्रीबीज में। फ्रीबीज में मिल किसको रहा है, ऐसे लोगों को जिसको कुछ काम ही नहीं कर रहे। हाँ भाई, फ्रीबीज आ रही है, महीने के 10,000 आ रहा है, क्यों मुझे काम करना है। गांव के लोग ऐसा ही सोचेंगे कि मुझे फ्री में 10,000 मिल रहे हैं, 10,000 में से वो हार्डली 2-3,000 स्पेंड करेगा, 8,000 की उसकी सेविंग हो रही है, वो काम करने क्यों जाएगा। इससे काम करना नहीं जाएगा तो इनडायरेक्टली लॉस किसको है, इंडिया को। जब तक गवर्नमेंट ये नहीं समझेगी कि फ्रीबीज हमें बंद करनी पड़ेगी, तब तक इंडिया का ग्रोथ रुका ही रहेगा। थर्ड थिंग इज डेप्थ डायनामिक एंड फिशियल हेडरूम। अगर हमने 2026 में नॉमिनल सबसे अच्छी GDP ग्रोथ की और एसेट मोनेटाइजेशन पे भी फोकस किया, डिजिटल टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन जो अभी सबके लिए मेन थिंग क्या है, बर्डन है, जो टैक्स कलेक्शन है वो सब यहाँ पे बोर हो चुके हैं, यहाँ पे थक चुके हैं। कितना टैक्स, हर चीज़ में टैक्स है। टैक्सेशन फाइल करने जाओ तो उस पर भी पैसा, CA को भी पैसा दो, अगर कोई फ्लॉज आया तो उसमें भी पैसा खिलाओ। मतलब हर जगह पे पैसा खिलाना यहाँ पे एक आदत बन चुकी है। यहाँ पे हर जगह पे करप्शन बढ़ चुका है, जिससे टैक्स हर चीज़ क्या है, टैक्स को आपको सेटलमेंट करना है, आप इतने पैसे खिला दो। हर चीज़ क्या है, इनडायरेक्टली अटैच किससे हो गई है, टैक्स से। अगर आपने इसको डिजिटलाइज कर दिया, सिंपलर वे में कर दिया, तो एक इंसान को बिजनेस करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है। ये सब कंप्रेस डेट टू GDP रेशियो, ये जितना मतलब डेट आपका जितना कम होगा, GDP जितना ज़्यादा होगा, तो डेट टू GDP रेशियो क्या होगा, इतना कम आ जाएगा। डेट मेरा 5 करोड़ का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और GDP रेशियो मेरा 2 करोड़ का है। ओके, 5:2 मतलब 5/2 क्या हो जाएगा, 2.5। ये एक ज़्यादा है। डेट क्या होना चाहिए मेरा कम, और GDP रेशियो क्या होना चाहिए, बढ़ेगा। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो मेरा बड़ा होगा, तो मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, जितना मेरा डेट टू GDP रेशियो कम आएगा उतना ही मेरी कंट्री को क्या हो जाएगा, फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। और ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा इकोनॉमी को। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एंड मार्केट इंपैक्ट। आप एक मेन चीज़ देखिए, हार्ड वायर्ड ग्रोथ फ्रेंडली।
ये 2 पॉइंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि अगर आपने देखा कि मेन चीज़ होती है कि जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स ये लिए जीएसटी के, ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा। जो कंजम्पशन सेक्टर है, डाबर जो है, वो सारी कंपनीज जो है, वो क्या एफएमसीजी सेक्टर है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि लोग कंजम्पशन, आज जीएसटी रेट कट हुआ है, 1 महीने में उसकी असर नहीं दिखेगी, असर दिखेगी वो कब? 6 महीने बाद, 12 महीने बाद। ये सब क्या करेगा? एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें हेल्प करेगा। और रेटिंग एजेंसीज जो नोवामा है, फिर बाकी अदर रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो मैं आपको एक और रेटिंग एजेंसीज का नाम बताता हूँ। द रेटिंग एजेंसी इज मॉर्गन स्टैनली ने अभी रिसेंट में अभी अपडेट किया है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। 29,000 तक, 31,000 तक आप 2026 में जो निफ्टी है उसे देख सकते हो। तो ये क्या है? रेटिंग एजेंसीज को ज़्यादा अगर एलिवेट, जितनी रेटिंग एजेंसीज इंडिया की इकोनॉमी पे ट्रस्ट करेगी, उतना ही इंडिया का ग्रोथ क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा। द थर्ड थिंग इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द आरबीआई एंकर, आरबीआई ने 2025 में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। वह 2026 में भी क्या चीज़ हो सकती है? लिक्विडिटी एंड रेपो रेट कैलिब्रेशन। मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी क्या है। आरबीआई के जो हमारे गवर्नर है, उन्हें एक ही चीज़ चाहिए, मार्केट में मैक्सिमम लिक्विडिटी आनी चाहिए। वो ओएमओ के थ्रू, सभी चीज़ के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी लाना चाहते हैं। द सेकंड थिंग इज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। उनका मेन मैनेजमेंट क्या है? इन्फ्लेशन जो है वो जितना बने उतना कम हो। फॉरेक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इंडियन रुपीज़ जो है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्टेबिलिटी जो है, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। 88, 87 इंडियन रुपीज़ है तो वो स्टेबल रहे, पूरे साल तक स्टेबल रहे, ना ही कि 81 का सीधन 91 हो जाए, 92 हो जाए। ये क्या है? एक स्टेबिलिटी को काफ़ी हेल्प करेगा। द सेकंड थिंग इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी रिफॉर्म्स अच्छे आ रहे हैं। आप अगर बैंक में गए हो 6 महीने पहले और अभी गए हो, तो आपको भी लगेगा कि जो पेपर वर्क है वो लेस होता जा रहा है। जितना ये लेस होता जाएगा उतना लोगों को हेल्प मिलती जाएगी। ये सबसे ज़्यादा ये काम कौन कर रहा है? आरबीआई, जो सिंपलर वर्क बना रहा है, जितना फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे सिंपलर बनाने में, जिससे क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और हमारा जो लोअर कंट्री रिस्क प्रीमियम, मतलब क्या है? दूसरी कंट्रीज़ पे हमें ना डिपेंडेंट होना कम हो जाएंगे। रुपीज़ का स्टेबल होना अच्छा हो जाएगा, प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि 87 रेट होगा और वो स्टेबल रहेगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। द मेन थिंग इज, और हम और चीज़ देखेंगे, बिजनेस विजिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन द एंड इंडिया का ग्रोथ एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगा, जो है बिजनेस विजिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर ही। सेकंड थिंग इज इंडियाज रिसेंट ट्रेड अग्रीमेंट। अगर बहुत सारे ट्रेड अग्रीमेंट जो है इंडिया के हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के साथ हो चुके हैं, ये सारे जो है यूके के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ये सभी क्या है? इन्वेस्टमेंट जो $100 बिलियन मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये इनडायरेक्टली किसको हेल्प कर रहा है? इंडिया को हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्रीज जो है वो रेडी है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। जो टैक्सेशन है वो सबसे रिड्यूस करने के लिए इंडिया भी रेडी है कि उनकी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, हम भी रेडी है हमारी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। ये किससे होगा? ट्रेड अग्रीमेंट से। जितना मतलब ये सारी जो डेवलप्ड कंट्री के साथ अभी रिसेंट ट्रेड अग्रीमेंट हुए, उसमें 98% जीरो ड्यूटी कवरेज, 98% ऑफ द प्रोडक्ट होगी उसमें जीरो ड्यूटी लगेगी, प्लस थोड़ी बहुत जो प्रोडक्ट रहेगी उस पर थोड़ा बहुत मिनिमल टैक्स लगेगा। इससे क्या हो जाएगा? रूल्स जो है वो ईजी होते जा रहे हैं। यहाँ के लोग जो है वहाँ पर रहकर स्टूडेंट्स जो है उनको काफ़ी अच्छी रिलीफ मिल रही है। अब इंडिया के लिए कौन कौन से इमीडिएट सेक्टोरियल गेन्स हो सकते हैं? हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? टेक्सटाइल एंड अपैरल। हमारा जो क्लोथ है वो काफ़ी अच्छा है। डायमंड्स जो है, ज्वेलरी है, वो इंडिया की काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसके लिए फायदा हो जाएगा। ऑटो कंपोनेंट्स जो है उसमें एक्सपोर्ट इंडिया काफ़ी अच्छा कर रही है। और आईटी सर्विस, इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो सारी जो कंपनीज है वो हमारी सर्विस किसको प्रोवाइड कर रही है? बाहर की कंट्रीज को। ये सब किसके हमें गेन होगा? क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड अग्रीमेंट इतना अच्छा हो चुका है और टैक्सेशन वहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। हमारी प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग रेडी है। लॉन्ग टर्म क्या है? अप टू $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। ये जब है लोगों ने कमिटमेंट करके रखा है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो लोग कहाँ पे करेंगे? इंडिया में करेंगे। जॉब टारगेट, इससे क्या हो जाएगा? जितनी ही वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगी? इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, नई नई फैक्ट्रीज आएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? जॉब्स बढ़ेगी। जॉब्स बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? लोगों को जो जॉब है वो ज़्यादा मिलेगी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी वो कम होता जाएगा 2026 में। मतलब मेन थिंग हमें 2026 में किस में फोकस करना है? एक्सपोर्ट पे, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक ही चीज़ पे आप डिपेंडेंट मत रहो। हम क्या बोल रहे थे कि यूएस वाले बोल रहे हैं कि हमारे से ऑयल लो, बट हम एक चीज़ पे डिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते। हमें यूएस से भी ऑयल बाय करना पड़ेगा, हमें रशिया से भी ऑयल बाय करना पड़ेगा। मतलब डाइवर्सिफिकेशन जितना हम बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स, ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी, ये सब जो चीज़ है वो हमें क्या करेगी? हेल्प करेगी ग्रोथ करने में। फार्मा सेक्टर, R&D, ये जितना बढ़ेगा इंडिया में, जो हमारी जो फार्मा सेक्टर की जो कंपनीज है वो बाहर हमारी मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर सकती है। थर्ड थिंग इज ग्रीन टेक। मतलब अदानी ग्रीन है, वो जो हमारा मेन इंडिया का जो मेन फोकस स्टार्टिंग से ये गवर्नमेंट का रहा है ग्रीन एनर्जीज में। मतलब सोलर पैनल्स कह दीजिए, EV कह दीजिए, हमने इस पर जितना फोकस कर दिया, इसको जो टेक्नोलॉजीज है वो जितना एक्सपोर्ट कर दिया, इतना फायदा किसको है? इंडिया को। ये सब कहाँ पे है? ये जो है डाइवर्सिफाइंग द न्यू इंजन ऑफ द स्केलिंग सर्विस सपोर्ट एक्सपोर्ट्स। ये जो है ये सारी मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी। फर्स्ट जो है वो क्या था? फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट। सेकंड जो है वो फार्मा था। और थर्ड जो है वो क्या था? ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। मतलब हाई स्किल लो कॉस्ट एडवांस अपने को मिलेगा और इनडायरेक्टली इंडिया ग्रो करेगा।
अब जो क्या है मेन चीज़ क्या है, हमें जो रॉ मटेरियल है ना उस पर ही मेन फोकस कर रहे हैं। लो क्रिटिकल इनपुट कॉस्ट हमने कम कर दी, जो मतलब मशीनरी की कॉस्ट है, उसमें जो मटेरियल्स आ रहा है उसकी कॉस्ट है, उस पर मेन कंट्रोल ला दिया। तो उसमें फोकस किसको होगा, जो इनडायरेक्टली आउटपुट जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, वो लो कॉस्ट में आएगी। अगर गवर्नमेंट ने एक स्कीम्स बना दी कि एक स्टार्टअप बन रहा है अभी कपड़े बनाने का, उसमें जो मशीनरी है उसमें गवर्नमेंट 50% ऑफ हेल्प कर रही है किसी भी नए बंदे को कोई भी नई इनोवेशन सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, उसका 50% जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट अभी हायर कर रही है। हम PLI स्कीम्स के थ्रू, ग्लोबल इंटरवेंशंस के थ्रू, काफ़ी अच्छी स्कीम्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। जितना ये बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर अभी गवर्नमेंट का मेन 3 ही फोकस है, अच्छी मशीनरी बनाओ, सेमीकंडक्टर पे मेन फोकस करो और ग्रीन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स है, ये तीनों को मिक्स करके ये चीपर इंटरमीडिएट्स बना के एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करना है, बट ये हेल्प किसको होनी चाहिए, नए बंदे को जो है नया स्टार्टअप खोल रहा है, उसे प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम्स का सपोर्ट करो। ग्लोबल मतलब उसे हेल्प करो कि एक्सपोर्ट करवाने में हेल्प करो। हेल्प कैसे होगी कि जितना हमने ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिन जिन देशों के साथ, उसमें क्या है एक्सपोर्ट हमारा ईजी हो चुका है, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल जो चेन है इंटीग्रेशन वो अच्छी होगी। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब बाहर की जो प्रोडक्ट है US से ला करके मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उसके बाजू में मेरी प्रोडक्ट पड़ी है इंडिया की, मेरी इंडिया की प्रोडक्ट 30 रुपीज़ में मिल रही है और US की प्रोडक्ट 130 में मिल रही है। क्वालिटी, मेरी क्वालिटी उससे भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब क्या है, उसकी क्वालिटी से ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस, मेरी क्वालिटी अच्छी है तो लोग मेरी क्वालिटी बाय करेंगे पहले। तो मेनली हमें 2 ही चीज़ पे फोकस करना है, प्राइस पे और क्वालिटी पे। और ये जो चीज़ है, मतलब ये सब इनडायरेक्टली किस पे फोकस करेगा, जॉब, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट। जॉब क्यों, मतलब बाहर के जो कंपनीज $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी उससे जॉब्स बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बेनिफिशियल है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इससे क्या हो जाएगा, मार्केट से बढ़ेंगे। टॉप 3 ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड कैपिटल, मतलब क्या है ग्रीन फील्ड कैपिटल, मतलब कौन से ग्रीन फील्ड, स्टेबल ग्रोथ की ड्राइवर्स, 3 की ड्राइवर्स आपको पहले समझने पड़ेंगे। स्टेबल ग्रोथ, लिबरल FDI रेजिम एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये तीनों चीज़ मैंने आपको समझाई। ये तीनों चीज़ मिक्स होकर के होगा क्या, आउटपुट क्या आएगा, टॉप 3 ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड कैपिटल। तो 3 ही आपको मेन चीज़ है, मैंने समझाया कि मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो ग्रीन रिन्यूएबल है, डेटा सेंटर्स है, EVs है और कंज्यूमर टेक है, ये जो है वो 3 क्या है, ग्रीन फील्ड कैपिटल। इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व, ओके, इससे हो जाएगा वाइब्रेंट इक्विटी मार्केट, निफ्टी सेंसेक्स जो है वो बढ़ेगा और उससे बढ़ेगा, लोकल पार्टनरशिप्स बढ़ती चली जाएगी और ये जो है क्लियर कट पाथ आगे बढ़ रहा है। ये सब चीज़ आपको 2026 के लिए फोकस करनी है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ है जो कौन सी आपको फोकस करनी पड़ेगी। ओ हार्ड वीडियो है भाई, वीडियो तो नहीं बनती। स्टॉप है।